हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आरयूएमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2018 का केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए बंध क्रम का मान सर्वाधिक होगा। तो हम बंध क्रम कैसे देखते हैं, 14 का 3, तो उसे कम करते जाओ, 15 का 2.5 हो जाएगा, 16 का 2, 17 का 1, और इससे ही 14 से ऊपर वाली संख्या में ऐसे ही देखते हैं, 13 का 2.5, 12 का 2, 11 का 1, ऐसे देखते जाओ। तो इसमें से सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो परमाणु यहाँ पे, तो 8 8 16, 16 का कितना हो जाएगा, 16 का कितना होगा, 2। बी ऑप्शन है O2 प्लस। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 8 8 16 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, प्लस आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लेस कर दो, कितने हुए 15 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो 15 का कितना होता है 2.5। नेक्स्ट है सी ऑप्शन O2 माइनस। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण कर लिया, तो 16 तो थे ही पहले से, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, कितने हो गए 17। 17 का कितना हो गया 1.5। O2 प्लस 2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेस कर दो, तो कितने बच गए इसमें 14। 14 का कितना हो जाएगा 3। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोरतम कार्बाइड का उदाहरण है। हमें चार ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा कठोरतम कार्बाइड है। कार्बाइड होते क्या है, यानी कार्बाइड कार्बन प्लस धातु से बने एक यौगिक होते हैं जो बाइनरी कार्बन होते हैं, इनका गलनांक है ना बहुत अधिक होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न में से किस परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जब यह सहसंयोजक बंध का निर्माण करता हो। यानी इन चारों ऑप्शनों में से देखना है किसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। जब इसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, तो ये सहसंयोजक बंध का निर्माण भी करता हो। तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। हाइड्रोजन में एक परमाणु होता है, नाइट्रोजन में 7, फ्लोरीन में 9 और क्लोरीन में 17। सहसंयोजक बंध होता क्या है, यानी वे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनते हैं, जिनमें एस व पी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। यानी एस पी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लोरीन परमाणु में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पी और एस ऑर्बिटल तक ही सीमित नहीं होती, इसमें एस पी और डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, परमाणुविक त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम होगा। तो इन चार ऑप्शनों में से हमें सही ऑप्शन देखना है, कौन सा क्रम परमाणुविक त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। परमाणुविक त्रिज्या होती क्या है, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। एस वर्ग 15 में है, इसके पी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, वर्ग 16 के तत्वों की तुलना में उच्च परमाणु त्रिज्या रखता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5 नंबर, निम्न में से इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। इसमें देखना है इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्या होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी देखो इसमें किसी परमाणु द्वारा संयोजी कोष में से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा होती है ना, वह इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जैसा कि हम देखते हैं फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, जिसके कारण इसमें सघन 2p कक्षक होते हैं, लेकिन वैसे आकार क्लोरीन का बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्न में से कौन सी असमतलीय स्पीसीज है। यानी इसमें से हमें देखना है कि असमतलीय स्पीसीज कौन सी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी A2O3 माइनस सॉरी AsO3-3 ClO3- और SO3-2। क्यों होती है ये असमतलीय स्पीसीज, क्योंकि इनकी आकृति पिरामिड होती है, जिसके कारण ये असमतलीय स्पीसीज है, यानी प्लेनर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उभयदंतुक लिगेंड का उदाहरण देखना है इसमें। तो उभयदंतुक लिगेंड का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 में CN-। उभयदंतुक लिगेंड होते क्या है, यानी वे दाता परमाणु जिनके पास वे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे CN, NO2, ONO आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर,
निम्न में से किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निम्नतम है। ऑक्सीकरण अवस्था का क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, FeCO का होल 5। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, F4 में अक्सी की संकरण अवस्था। ये क्वेश्चन सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, F4 में अक्सी की संकरण अवस्था sp3d2, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी आकृति कैसी होती है, वक्र समतलीय है। निम्न में से कौन सा प्रबलतम ऑक्सीकारक है, यानी प्रबलतम ऑक्सीकारक देखना है हमें। ऑक्सीकारक होते क्या है, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या H2 हटाकर उपचयित करते हैं। जैसे अम्लीय K2Cr2O7 तथा सारी केमोनोफोर एक ऑक्सीकारक है जो एथेनॉल को O2 प्रदान कर एथेनोइक अम्ल में बदल देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उच्च प्रवृत्ति होती है इनमें, जिनके कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी सही है, CrO3। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से कौन सा विल्किंसन उत्प्रेरक कहलाता है, यानी विल्किंसन उत्प्रेरक कौन सा है इनमें से, ऑप्शन नंबर बी, RH PPS3 का होल 3 Cl, ये विल्किंसन उत्प्रेरक कहलाता है। विल्किंसन उत्प्रेरक है ना, एक लाल बैंगनी रंग का होता है, इसकी संरचना वृक्क समतलीय प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम हो जाएगा यहाँ पे, ये हमने लास्ट पेपर में भी पढ़ा था, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, NH3। कितना होता है, 1.46D। डायबोरॉन में बोरॉन परमाणु का संकरण, डायबोरॉन में यानी B2H6 में हमें बोरॉन परमाणु का संकरण देखना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोरॉन परमाणु का संकरण क्या होता है, sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कॉपर सल्फेट का जलीय विलीन होगा, यानी CuSO4 का जलीय विलीन कैसा होता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय प्रकार का होता है, क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड एक कमजोर आधार होता है, यानी CuSO4, और सल्फ्यूरिक एसिड एक मजबूत एसिड होता है, इसलिए पानी हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, तो इनमें से देखना है कि कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। एक एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, बाकी तीनों एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नेलाइट। कॉर्नेलाइट किसका अयस्क हो जाएगा, पोटेशियम का। कॉर्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, KMgCl3H2O का होल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में से कौन सा आयन अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन के स्राव में सहायक है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर में पढ़ा था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, Ca+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा कैरोम्ल कहलाता है। ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट पेपर में पढ़ा था, कैरोम्ल किसे कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, H2SO5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, निम्न में से कौन सा विज अभिकर्मक के रूप में जाना जाता है, यानी विज कर्मक के रूप में किसको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, एडोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है हमें, तो CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, +6, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही है। देखो कैसे होगी, CrO5 में 4 ऑक्सीजन परमाणु प्रोक्साइड अवस्था में होते हैं और अपनी एक एक ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, जबकि एक ऑक्सीजन परमाणु है ना ऑक्साइड के रूप में -2 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है, तो चारों की हो गई एक एक, तो और एक अलग से ऑक्सीजन परमाणु ऑक्साइड के रूप में -2 ऑक्सीकरण अवस्था, 2 ये हो गई, तो टोटल करो इनका कितना हो गया, +6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न नाभिकीय अभिक्रिया में एल्यूमिनियम 27-13-27 इसका अणुभार प्लस अक्स, फिर एल्यूमिनियम 13-28 + y, तो अक्स और वाई को पहचानना है हमें, अक्स और वाई क्या है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ई, यानी लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, लापोर्ट चेन नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमत है, तो 21 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2s से 3p। लापोर्ट चेन नियम हमने पिछले पेपर में भी पढ़ा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, 2s से 3p। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न में से कौन सा बटर ऑफ टिन कहलाता है, यानी बटर ऑफ टिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है बटर ऑफ टिन के नाम से, ऑप्शन नंबर ए, SnCl4.5H2O। इसके भौतिक स्वरूप के कारण इसको बटर ऑफ टिन यानी टिन का मक्खन कहते हैं, क्योंकि इसका भौतिक स्वरूप ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न में से कौन सा संकुल प्रकाशिक समावेयता दर्शाता है, यानी कौन सा अभिकर्मक प्रकाशिक समावेयता दर्शाता है, तो कौन सा यौगिक दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी,
CO NH3 का होल ट्वाइस EN का होल ट्वाइस प्लस 3 यानी समावयव प्रकाशिक समावयवता कहते किसे यानी वे यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश को बाएं व दाएं घुमाने का गुण रखते हैं। इन यौगिकों में असममित कार्बन परमाणु के कारण प्रकाशिक समावयवता उत्पन्न होती है, सॉरी प्रकाशिक सक्रियता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। विल्किंसन उत्प्रेरक के लिए निम्न के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी विल्किंसन उत्प्रेरक है ना किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, एल्किनों के चयनात्मक अपचयन में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। OH माइनस का संयुग्मी अम्ल है, यानी OH माइनस का संयुग्मी अम्ल देखना है हमें, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार निम्न में से किसके बराबर होगा, यानी हमें देखना है कि अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार किसके बराबर होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी M/6। कैसे होगा, K2Cr2O7 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। K2Cr2O7 का जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें K2SO4 Cr2+3 SO4 का होल 3 प्लस H2O और ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्रचक्रण संकुल में जॉन टेलर प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कौन सा उपकोष उच्च प्रचक्रण संकुल में जॉन टेलर प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी D8। जॉन टेलर प्रभाव होता है, जॉन टेलर प्रभाव उन अष्टफल के जटिल यौगिकों में मिलता है जिनमें डी इलेक्ट्रॉन असमित रूप से होते हैं और इनकी ज्यामिति, जो ये D8 उपकोष होते हैं ना, इनकी ज्यामिति विकृत होती है, जिसके कारण ये जॉन टेलर प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक जैविक तत्वों का सही क्रम, यानी जीवित परमाणु के लिए आवश्यक जैविक तत्व होते हैं ना, उनका सही क्रम कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए FeMoCuZn। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कृत्रिम बरसात हेतु मेघ बीज के लिए किन पदार्थों, यानी जो कृत्रिम वर्षा करवाते हैं ना उनके लिए कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, एक तो AgI यानी सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्न में से कौन सा आयन KCNS के साथ रक्त लाल रंग का अवक्षेप देता है, यानी KCNS की रिएक्शन किस आयन के साथ करवाएंगे जिसके साथ ये रक्त लाल रंग का अवक्षेप देगा, तो किसके साथ करवाएंगे, Fe3+ आयन के साथ, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्न में से अकार्बनिक बहुलक का उदाहरण है, अकार्बनिक बहुलक का उदाहरण ये हमने लास्ट पेपर में पढ़ा था, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। यौगिक K3Al2CO4 का होल 3 का IUPAC नाम होगा, यानी हमें इसका IUPAC नाम देखना है, तो क्या हो जाएगा IUPAC नाम, C2O4 ट्राईऑक्सिलेटो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी 2, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। सॉरी हमने 32 क्वेश्चन छोड़ दिया। 32 क्वेश्चन देखो 32 नंबर का। निम्न में से किस युग्म के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का अंतर अधिकतम होगा, तो आयनन ऊर्जा होती क्या है, यानी किसी विलगित गैसीय अवस्था वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है ना उसे आयनन ऊर्जा करते हैं। आवर्त में बाह्य से दाएं जाने पर पहली आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, यह बढ़ते हुए परमाणु के आवेश के कारण होता है, तो किसकी हो जाएगी, किसमें अंतर अधिकतम हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी एनी व एनेनियन और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्न अभिक्रिया कहलाती है, यानी ये रिएक्शन हमें दी हुई है तो इसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बेम्जर पुनर्विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। दिए गए यौगिक में sp2 सिग्मा बंधों की संख्या देखनी है हमें, यानी sp2 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी, sp2 एथिन में एक कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं, एक पाई बॉन्ड, तो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 5। बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड ओनली एक पाया जाता है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्न अभिक्रिया में अक्स उत्पाद है, यानी रिएक्शन दी हुई है तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा 36 में, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल सारी प्रकृति का होता है? इन चार ऑप्शनों में से हमें देखना है कि कौन सा एमिनो अम्ल सारी प्रकृति का होता है। बाकी 3 तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और एक सारी प्रकृति का होता है। तो कौन सा एमिनो अम्ल हो जाएगा सारी प्रकृति का? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, आर्जिनिन, यानी सबसे सरल एमिनो अम्ल। और कौन सा है? ग्लाइसिन। सारे एमिनो एसिड कौन कौन से हैं? लाइसिन, टिस्टीन, आर्जिनिन आदि, यानी एमिनो अम्ल वे अणु होते हैं जो आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्न संरचनाओं में से थाइमीन अणु को पहचानिए। यानी हमें 4 संरचनाएं दी गई है, इनमें से थाइमीन अणु को पहचानना है कि थाइमीन अणु कौन से में है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्न अभिक्रिया में अक्सर वायु के मध्य संबंध है। ये रिएक्शन दी हुई है में एक तो यहाँ पे रिप्लेस एच विद डी के साथ और एच बी विद एच के साथ। तो इसमें एक्स और वाई के मध्य में संबंध देखना है। हमें देखना है कि ये कौन सा समावेवी है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? विवरण समावेवी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्न में से कौन सा हक्कल के नियम की अवधारणा को नहीं मानता है? यानी हक्कल के नियम की अवधारणा को कौन सा यौगिक नहीं मानता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हक्कल नियम होता क्या है? यानी एलिसाइक्लिक यौगिकों जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनके लिए हक्कल नियम क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक वे होते हैं जो एक तो हक्कल नियम के पालन हक्कल नियम होता क्या है? 4n+2, जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और जो यौगिक समतलीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। मीजो 2,3 ब्यूटेनडाइल का न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र है। यानी इन चार ऑप्शनों में से देखना है कि मीजो 2,3 ब्यूटेनडाइल का न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र कौन सा होगा। तो न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र होता क्या है? न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन में परमाणुओं की स्थिति को चित्रित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसके कार्बन परमाणु केंद्र पर होता है। इसमें जो कार्बन परमाणु है वो केंद्र में होता है और उसके चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पी और आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। ये हमें रिएक्शन दी हुई है C2H5 और C डबल बॉन्ड और C2H5। इसकी रिएक्शन CH3 MgBr और H3O+ की उपस्थिति में कराई गई है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्न में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है? तो हमें देखना है कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक होने के लिए कौन कौन सी शर्तें जरूरी होती है? एक तो हक्कल नियम का पालन करे। हक्कल नियम क्या होता है? 4n2+ पाई इलेक्ट्रॉन। यौगिक समतलीय होना चाहिए, साथ ही में संयुग्मन होना चाहिए उसमें। तो इसे हम एरोमेटिक यौगिक की पहचान कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। एसिटोफिनोन बनाने के लिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया काम में ली जाती है? यानी एसिटोफिनोन बनाने के लिए इन चारों में से कौन सी अभिक्रिया काम में लेते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों अभिक्रियाएं काम में ली जाती है। जो एसिटिल क्लोराइड ना उसकी निर्जल AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। यह अभिक्रिया दी हुई है मैं इसकी यानी एल्किल बेंजीन दिया हुआ है। मैं एल्किल बेंजीन की HNO3 H2SO4 की उपस्थिति कराएंगे तो 2 नाइट्रो एल्किल बेंजीन और यानी मेटा और पैरा स्थिति पर हमें नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होगा। तो इनमें से ऑर्थो और पैरा पर हमें नाइट्रो प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से हमें देखना है कि ऑर्थो पैरा अनुपात अधिकतम किसका होगा, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट का होगा या सेकंड प्रोडक्ट का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, यानी एरोमेटिक रिंग में ना इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह को तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन के लिए ऑर्थो पैरा समूह कहते हैं उसे। यानी ऑर्थो ना पैरा से अधिक स्थिर होता है, ऑर्थो प्रतिस्थापन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्न में से किसके लिए SN2 अभिक्रिया की दर नगण्य होगी? यानी इन चार ऑप्शनों में से SN2 अभिक्रिया की दर किसके लिए नगण्य यानी शून्य के बराबर होगी? तो किसके लिए होगी? ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगी? SN2 अभिक्रिया होती क्या है? यानी SN2 अभिक्रिया एक तो मंद गति से होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अभाव के कारण उत्पाद प्राप्त नहीं होता है और इसमें अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? इसमें सबसे पहले
एल्किल मीथियम, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन सबसे ज़्यादा अधिक है, वो सबसे कम स्थायित्व वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर उत्पाद बनेगा। यानी जब हम 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन को जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे गर्म करके, तो हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा? चक्रीय प्रोपेन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्न में से कौन सा कार्बन आयन अभिविन्यासित होगा? 48 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्न में से कौन सा नायलॉन 66 का संघटक एकलक है? यानी नायलॉन 66 की एकलक इकाई कौन सी है? तो कौन सी है एकलक इकाई? ऑप्शन नंबर ए, एडीपी अम्ल। नायलॉन 66 की दो एकलक इकाई, तो एक तो एडीपी अम्ल और एक एथिलीन डाई एमीन। एक तो नायलॉन 66 होता है जो एक प्रकार का पॉलीएमाइड है, और यह कपड़ा और प्लास्टिक उद्योगों में यूज में लिया जाता है। और एक नायलॉन 6 होता है जिसकी इकाई कैप्रोलेक्टम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्न में से कौन सा बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये साइंस में भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कौन सा बेस पाया जाता है आरएनए में? यूरेसिल। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। विटामिन के किसके लिए उत्तरदायी होता है? किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी, खून का थक्का बनने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। विटामिन के द्वारा लीवर में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का, जो ये प्रोटीन होती है, दो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इनका पूर्ण संश्लेषण होता है, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। विटामिन B12 में उपस्थित धातु, यानी विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्न में से किसके लिए लैम्डा मैक्स का मान अधिक होगा? यानी ये यौगिक दिया हुआ है, इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान देखना है। तो हमने ये लास्ट 2 पेपर में भी पढ़ा है कि लैम्डा मैक्स का मान कैसे देखते हैं। लैम्डा मैक्स ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मूलमान प्लस सिग्मा स्थानापन्न योगदान, यानी पूर्ण योगदान है। जो डाइन और ट्राइन प्रणाली होती है ना, उनका एक नियत और निश्चित मान होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 273 NM। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 54। निम्न में से कौन सी अनपचायक शर्करा है? यानी अनपचायक शर्करा कौन सी है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज। यानी डाइसेकेराइड में यदि मोनोसेकेराइड के अपचायक समूह अर्थात एल्डिहाइड को कीटोनिक समूह बंधित होते हैं, तो वे अनपचायक शर्कराएं कहलाती है। सुक्रोज जल अपघटन पर D+ ग्लूकोज व D- फ्रक्टोज का एक समान मिश्रण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। निम्न में से कौन सा सारों का समूह डीएनए व आरएनए में पाया जाता है? यानी डीएनए और आरएनए में कौन सा सारों का समूह पाया जाता है? डीएनए और आरएनए में एक सार जो डिफरेंट होता है, वो कौन सा? यूरेसिल। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो तीनों में सेम पाए जाते हैं, लेकिन चौथा अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। ग्लूकोजोमेनोज है, यानी ग्लूकोजोमेनोज कौन सी इकाइयां हैं? तो कौन सी इकाइयां हो जाएगी? ग्लूकोजोमेनोज इपिमर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इपिमर होते क्या है? ये स्टीरियोसोमर्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, और जो पिछले असममित कार्बन, यानी लास्ट वाले असममित कार्बन परमाणु और एनोमरिक कार्बन परमाणु के अलावा केवल एक स्टीरियोजेनिक केंद्र के विन्यास में भिन्न होते हैं, इपिमर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्न में से कौन सा ऑर्थोपेरा निर्देशित समूह होता है? यानी ऑर्थोपेरा निर्देशित समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। एल्डिहाइड व कीटोन का NH2H5OH की उपस्थिति में अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण कहलाता है। यानी जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन NH2H5OH की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं, तो एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, बू-ब्लैंक अपचयन है। यानी जब एस्टर को पूर्ण एथेनॉल और सोडियम धातु का उपयोग करके प्राथमिक अल्कोहल के रूप में काम में लिया जाता है, तो ये बू-ब्लैंक अपचयन कहलाती है। और क्लेमेंसन अपचयन क्या होता है? जब एसाइल बेंजीन को एल्काइल बेंजीन में परिवर्तित किया जाता है, तो ये क्या होता है? क्लेमेंसन अपचयन। और रोजेनमुंड क्या होती है? यानी एसिल क्लोराइड का PD और BSO4 उबलती जाइलिन की उपस्थिति में H2 गैस द्वारा आंशिक अपचयन कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, वह क्या हो जाएगा? रोजेनमुंड अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। निम्न अभिक्रिया कहलाती है, हमें रिएक्शन दी हुई है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? इन चारों में से हमें देखना है, तो ये कौन सी अभिक्रिया? एल्डोस संघनन।
सॉरी बेंजोइक संघनन है। बेंजोइक संघनन देखो क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड के जब दो अणु एल्कोहलिक एसियन की उपस्थिति में परस्पर संघनित होकर बेंजोइन का निर्माण करते हैं तो वह कौन सी रिएक्शन कहलाती है? बेंजोइन संघनन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइन संघनन है। एल्डोल संघनन में देखा ही अभी क्या होता है, यानी जब दो कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से किसी को भी एक को ले लो तो एक साथ संघनित होते हैं, परिणाम स्वरूप एक बड़ा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है, वह एल्डोल संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। Br2CH CH2Br के NMR स्पेक्ट्रम में पाई जाती है, यानी कितनी इकाइयां पाई जाती है इसके स्पेक्ट्रम में, तो कितनी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, एक द्विक और एक त्रिक, यानी एक दो और एक तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। स्कोप संश्लेषण विधि का प्रयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? स्कोप संश्लेषण बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्विनोलिन, ऑप्शन नंबर सी, स्कोप संश्लेषण के द्वारा क्विनोलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह वर्णवर्धक है, यानी वर्णवर्धक समूह देखना है हमें, तो कौन सा हो जाएगा? वर्णवर्धक समूह है, ऑप्शन नंबर डी, OR। वर्णवर्धक समूह होते क्या हैं? यानी वे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होने पर उसके रंग को बढ़ा देते हैं, जैसे OR, OH, NH2, अक्स। और एक समूह होते हैं वर्णमूलक, वो कैसे होते हैं? वे क्रियात्मक समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होने पर उसे रंग प्रदान करते हैं, वे वर्णमूलक कहलाते हैं, जैसे NO2, NO आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। नीचे दिए यौगिक का IUPAC नाम, यानी हमें इस यौगिक का IUPAC नाम देखना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो नहीं होगा, यहाँ पे 4 फ्लोरो होगा। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 फ्लोरो 6 आयोडो बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। नीचे दिए गए अणु में द्वितीय कार्बन एवं हाइड्रोजन की संख्या देखनी है, यानी कोई द्वितीय अणु है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या देखनी है। तो 64 में ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें अणु दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कैसे देखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें 65। निम्न में से कौन सी साइक्लोएल्केन बनाने की विधि नहीं है, यानी कौन सी विधि है जिससे साइक्लोएल्केन का निर्माण नहीं होता है? तो कौन सी विधि है? एल्डोल विधि। एल्डोल विधि के द्वारा साइक्लोएल्केन का निर्माण नहीं होता है, इसमें कार्बोनिल यौगिक बनता है। बाकी पार्किन विधि है, पार्किन विधि में एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक, यानी जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं ना, वह किसी एलिफेटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। निम्न में से कौन सा यौगिक टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर सकता है, यानी चार ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जो टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है? फॉर्मिक अम्ल टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है, यानी फॉर्मिक अम्ल अपनी संरचना के कारण एल्डिहाइड के समरूपी होता है, इसलिए टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्न में से शर्करा मुक्त मीठा है, यानी चार ऑप्शन में देखना है जो होता तो शर्करा के समान ही है लेकिन वह एक कृत्रिम है, कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इरिथ्रिटोल, यानी ये एक प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला स्वीटनर है। इसका उपयोग कैलोरी को कम करने के लिए किया जाता है, यानी डायबिटीज लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। ये जो जिनकी डायबिटीज होती है ना, वो इनको भोजन के रूप में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। ये मीठा तो होता है लेकिन इससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है, डायबिटीज पेशेंट के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ब्रेक समीकरण है? ब्रेक समीकरण अभी बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन भी बार बार मिल रहा है लगभग सभी पेपर में, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, sin थीटा बराबर n लैम्डा अपॉन 2d। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। डीएनए अणु की हेलिकल संरचना को स्थायित्व मिलता है, यानी डीएनए अणु की हेलिकल संरचना को स्थायित्व किसके द्वारा मिलता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, यानी डीएनए स्ट्रैंड पर नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन परमाणु मौजूद होते हैं जिनके द्वारा डीएनए की हेलिकल संरचना को स्थायित्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की मात्रक, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक देखना है हमें, तो क्या हो जाएगा? शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसे वायुमंडल सेकंड से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है। किसी अभिक्रिया के दर नियतांक के ताप पर निर्भरता समीकरण के बराबर AE माइनस ई अपॉन RT, यानी आरएनए समीकरण है ये, के बराबर AE माइनस ई अपॉन RT। यदि ताप अनंत होने लगे तब दर नियतांक भी होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 71 में? 71 में हमारा ऑप्शन नंबर ए,
ए ऑप्शन हमारा सही है। दर नियतांक का संख्यात्मक मान क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बराबर होता है, यानी अलग अलग नहीं होता है तीनों अभिक्रियाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। एक अणु की मोलर एंट्रोपी जिसमें परम शून्य ताप पर 3 अभिविन्यास पाए जाते हैं, तब परम शून्य पर मोलर एंट्रोपी का मान कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? एंट्रोपी एक दो ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है, और ताप में वृद्धि का मतलब है पदार्थ के कणों में अधिक गतिज ऊर्जा होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 9.13 जूल के इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्न अणुओं में कौन सा अवरक्त सक्रिय नहीं है? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। रासायनिक अभिक्रिया 2NH3 इज इक्वल टू N2 + 3H2 के लिए डेल H नोट 92.22 kg मोल इनवर्स तथा डेल एस नोट के लिए 198.95 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स है। यदि अभिकारक उत्पाद मानक अवस्था में हो तो अभिक्रिया स्वतः होगी, यानी अभिक्रिया कितने ताप पर होगी? तो कितने ताप पर होगी अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर बी, 464 केल्विन ताप के ऊपर होगी अभिक्रिया। यानी किसी पदार्थ की मानक अवस्था से क्या अर्थ है? यानी वह पदार्थ जो एक वायुमंडलीय दाब तथा 208 केल्विन ताप पर है। यदि गैस का दबाव 1 atm होगा तो गैस को मानक अवस्था में कहा जाता है, यानी सब तत्वों की मानक अवस्था में एंथैल्पी कितनी होती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। क्लोरीन के आरएमएस वेग का मान किस ताप पर SO2 के आरएमएस वेग के एनटीपी पर समान होगा? यानी कौन सा ताप है जिस पर SO2 और क्लोरीन के आरएमएस वेग का मान समान होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे? ऑप्शन नंबर ए, 29 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा सही है। यानी किसी गैस में उपस्थित सभी अणुओं के जो वेग होते हैं ना, वेगों के माध्य का वर्गमूल उस गैस का वर्ग माध्य मूल कहलाता है। यानी किसी गैस में उपस्थित सभी अणुओं के वेगों के माध्य का वर्गमूल उस गैस का वर्ग माध्य मूल वेग यानी आरएमएस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। किसी गैस के क्रांतिक ताप के लिए सही संबंध। क्रांतिक ताप का क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर में पढ़ा था, तो क्रांतिक ताप के लिए सही संबंध क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8/27 RV²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। निम्न द्रव्यों में किसकी श्यानता अधिक होती है? तो इन 4 ऑप्शनों में से हमें देखना है कि कौन से द्रव्य की श्यानता सबसे अधिक है। श्यानता होती क्या है? श्यानता ना जो एक तो तरल पदार्थों की विशेषता होती है जिसके आधार पर वह अपनी विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। श्यानता को हम नीटा के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी नीटा श्यानता गुणांक होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोल सबसे अधिक तरल है, तो इसके लिए श्यानता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। NaCl के क्रिस्टल में त्रिज्या अनुपात R+/R- का मान। तो NaCl के क्रिस्टल में R+/R- का अनुपात देखना है हमें, तो कितना हो जाएगा? 0.414। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। अक्सरे का द्वितीय कोटि विवर्तन NaCl के स्वतल से 29.3 डिग्री पर प्राप्त होता है। यदि अक्सरे की तरंग दैर्ध्य 1.54 एंगस्ट्रॉम हो तो क्रमिक स्वतलों के मध्य की दूरी होगी। हमें साइन थीटा दे रखा है 0.48, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 79 में? ऑप्शन नंबर डी, 3.17 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य होती क्या है? यानी वेवलेंथ। तरंग के समान कला वाले 2 क्रमागत बिंदुओं की दूरी होती है तरंग दैर्ध्य किसी तरंग की विशिष्टता है, इसे लैम्डा से निरूपित करते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल प्रकाश की, और सबसे कम बैंगनी प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। सोल ABC1D के लिए स्वर्णांक क्रमशः 0.04, 0.02, 25 और 10 है। इनकी प्रतिरक्षा क्षमता का क्रम होगा, यानी हमें इनकी प्रतिरक्षा क्षमता का क्रम देखना है। देखो पहले सबसे पहले हम देखेंगे स्वर्णांक होता क्या है। किसी शुष्क द्रव्यरागी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, यानी किसी शुष्क द्रव्यरागी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml मानक गोल्ड में डालने पर उसके स्कंदन को 10% NaCl के ml द्वारा होने से रोक देती है, वह क्या कहलाती है? उस पदार्थ का स्वर्णांक कहलाती है। तो इसमें कौन सा क्रम सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सी पहले आएगा और डी बाद में आएगा, BACD आएगा। यहाँ पे डी गलत दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा BACD आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान देखना है, तो अर्धायुकाल का मान क्या हो जाएगा तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए? ऑप्शन नंबर बी, 3Ka²/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। 5 मोल आदर्श गैस का समतापी उत्क्रमणीय प्रसार 10 लीटर से 100 लीटर करवाने में
एंट्रोपी परिवर्तन का मान होगा। यानी 5 मोल आदर्श गैस का जब हम संतापीय उत्क्रमणीय प्रसार 10 लीटर से 100 लीटर करवाएंगे तो एंट्रोपी परिवर्तन का मान कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 950.75 जूल के इनवर्स। उत्क्रमणीय प्रक्रम देखो होता क्या है, यानी मोम का पिघलना एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, परंतु उसका जलना एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम उष्मा को अवशोषित कर बर्फ का पानी में बदलना तथा उसका उत्सर्जित कर पानी का बर्फ में बदलना, यानी धीरे धीरे संपन्न होने वाली वाष्पन तथा संघनन प्रक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम अग्र व पश्चिम दोनों दिशाओं में होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम केवल एक ही दिशा में जाकर पूर्ण हो जाती है, यानी अग्र दिशा में होती है, पश्चिम दिशा में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्न में से कौन सा उष्मागतिक संबंध आदर्श गैस के लिए सही नहीं है? यानी कौन सा उष्मागतिक संबंध आदर्श गैस के लिए सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेल एच अपॉन डेल एस बराबर माइनस टी, ये सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन उष्मागतिक संबंध में आदर्श गैस के लिए सही है। आदर्श गैस के लिए औसत गतिज ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, अत्यधिक न्यून ताप लगभग परम ताप पर ठोसों की उष्माधारिता का मान किसके द्वारा परिकलित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीपी बराबर ए टी क्यूब। उष्माधारिता होती क्या है? किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा की मात्रा होती है वो उष्माधारिता कहलाती है। यानी किसी पदार्थ के द्रव्यमान का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है उष्माधारिता कहलाती है। उष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उष्मागतिकी तंत्र के लिए log KVS 1/T के मध्य ग्राफ होगा, यानी log KVS 1/T के मध्य में ग्राफ खींचना है, तो कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 में? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, प्रावस्था नियम के लिए कौन सा संबंध सही है? ये हमने लास्ट पेपर में पढ़ा था, प्रावस्था नियम क्या होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, P+F बराबर C+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फुरदीप्ति, स्फुरदीप्ति को किसके द्वारा दर्शाते हैं? यानी स्फुरदीप्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो स्फुरदीप्ति होती क्या है? यानी जिसके कारण पदार्थ से प्रकाश का उत्सर्जन घे उष्मा के बिना होता है, यानी जिसके कारण पदार्थ से प्रकाश का उत्सर्जन उष्मा के बिना होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें से प्रकाश का उत्सर्जन उत्तेजन के समाप्त हो जाने के पश्चात होता है। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसके द्वारा दर्शाते हैं स्फुरदीप्ति को? T1 = S0 + HV। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, प्रथम कोटि अभिक्रिया ए अभिकारक हो गया, तो इस प्रोडक्ट के लिए ln 80/A0 V/S टाइम ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये हमें जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है तो ये किस दिशा में प्राप्त हो रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीधी रेखा ऋणात्मक ढलान के साथ उत्पत्ति से गुजरती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 89। एक द्विआण्विक रासायनिक अभिक्रिया में अरेखीय संकुल यानी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। द्विआण्विक रासायनिक अभिक्रिया मतलब SN2। यदि सक्रिय संकुल में अणुओं की संख्या n है तब सक्रिय कंपन की कोटि का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3n7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, NaNO3 व KNO3 के समान सांद्रता के विलयनों में Li+ Na+ में K+ के अभिगमनांकों का क्रम होगा। तो इसके अभिगमनांकों का क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, K+ Na+ और Li+। अभिगमनांक हमने लास्ट पेपर में पढ़ा था
तो क्या होता है अभिगमनांक? अब अभिगमनांक का क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा अभिगमनांक पहले Na+ का, फिर K+ का, फिर Li+ का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 91। अधोलिखित इलेक्ट्रोडों में किसके विभव का मान pH पर निर्भर नहीं करता है? ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट पेपर में पढ़ा था, यानी किस इलेक्ट्रोड का विभव का मान pH पर निर्भर नहीं करता है, तो किसका? केलोमल इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। NaCl, NaI व RBI की सीमांत चालकताओं का मान क्रमशः 12.7, 10.8 व 9.1 m² मोल इनवर्स। RBCl के लिए सीमांत चालकता का मान देखना है हमें, तो RBS के लिए सीमांत चालकता का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 110 m² मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। कमरे की ताप पर रखे 0.1 कम ग्लूकोज विलयन का प्रसारण दाब 2.46 ATM पाया गया है। तो कमरे के ताप की गणना करनी है हमें, यानी कमरे की ताप पर रखे 0.1 कम ग्लूकोज विलयन का प्रसारण दाब कितना? 2.46 ATM पाया गया है। तो कमरे का ताप कितना होगा? तो हमें आर दिया हुआ है 0.082 लीटर ATM के इनवर्स मोल इनवर्स। तो हमें सॉल्व करके इसका ताप देखना है कि कमरे का ताप कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम है, यानी शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण नियम होता क्या है। यानी वर्ण नियम के अनुसार यदि किसी संभावित संक्रमण के लिए सामान्य या उत्तेजित अवस्था में आवश्यक अभिलाक्षणिक गुण है ये एक, तो ऐसे संक्रमण अनुपात दोबारा देखो, वर्ण नियम के अनुसार यदि किसी संभावित संक्रमण के लिए सामान्य या उत्तेजित अवस्थाओं में आवश्यक अभिलाक्षणिक गुण है तो ऐसे संक्रमण अनुमत होंगे। यदि आवश्यक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है तो ऐसे संक्रमण वर्जित होते हैं, यानी ऐसे संक्रमण अनुमत नहीं होते हैं। ये हमारा वर्ण नियम होता है। तो कौन घूर्णन शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेल J बराबर 0 + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। NaCl का जलीय विलयन -0.68 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। यदि जल के लिए Kf का मान 1.86 kg मोल इनवर्स हो तब NaCl के वियोजन की मात्रा, तो हमें NaCl के वियोजन की मात्रा देखनी है। NaCl के वियोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही है, 83%। वियोजन की मात्रा होती क्या है? वियोजन की मात्रा एक अणु के सापेक्ष होती है। जैसे किसी विद्युत अपघट्य की आयनन की दर 0.4 है, तो इससे अभिप्राय है कि उस विद्युत अपघट्य के एक गुण से साम्य में 0.4 अणु आयनित हो रहे हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 83। अभिक्रिया N2 + 3H2 2NH3 के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक 16 है, तब अभिक्रिया NH3 हाफ N2 3/H2 के लिए साम्य स्थिरांक होगा। यानी ये हमें अभिक्रिया दी हुई है N2 + 3H2 2NH3 के लिए साम्य स्थिरांक 16 हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया दी हुई है, इसके लिए साम्य स्थिरांक कितना हो जाएगा? इसका आधा, क्योंकि यहाँ पे N2 हाफ दिया हुआ है और H2 3/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हम ऐसे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं, हमारे 11th-12th में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। NaCl के जलीय विलयन का क्वथनांक क्या होगा यदि वह -0.93 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? यानी 93 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा तो NaCl का क्वथनांक क्या होगा? हमें Kf दिया हुआ 1.86 kg मोल इनवर्स और Kb कितना दिया हुआ 0.15 किलो kg मोल इनवर्स। तो कितना हो जाएगा इसका क्वथनांक? ऑप्शन नंबर सी, 100.25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 98। संकारक ए बराबर 1/x डेल x के लिए फलन E - x² आइगन फलन है। तो संगत आइगन मान होगा, तो इसके लिए ये फलन का मान दे रखा है, तो इसके लिए संगत आइगन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। दिया हुआ है हमें E0 Cr + 3/Cr बराबर -0.2
72 वोल्ट और इनोट Fe+2 अपॉन Fe 0.42 वोल्ट। तो इसमें से हमें सेल का विभव देखना है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्लस के 0.26 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्न में से कौन सा जैवनिम्नी बहुलक है, यानी जैवनिम्नीकृत बहुलक कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक जैवनिम्नीकृत बहुलक है, यानी टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पॉली 1122 टेट्राफ्लोरोडाई सॉरी पॉली 1122 टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यानी टेफ्लॉन है ना, नॉन स्टिक बर्तनों, कपड़ों आदि में पाया जाता है, आदि के लिए यूज में किया जाता है। ये एक संश्लेषित फ्लोरोबहुलक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2F4 होल N। ओके गाइस, थैंक्स।